आज मैं आपको श्री जितेंद्र नाथ जी द्वारा रचित एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है उड़ान। रामू अपने गांव के बगीचे में दोस्तों के संग गुल्ली डंडा का खेल खेलते खेलते दूर तक अपने डंडे के गुल्ली को उड़ाकर बहुत खुश होता। तो कभी कागज का जहाज बनाकर आकाश में उड़ा देता। उड़ते जहाज को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रामू अब बड़ा हो गया है। उसके पिता गांव के छोटे कस्बे से दूर अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। स्कूल जाने के लिए पिताजी उसे एक पुरानी साइकिल खरीद कर देते हैं। साइकिल पाकर वह बहुत ही खुश होता है। गुल्ली को उड़ाने वाला रामू अब साइकिल के सड़क पर फर्राटा मारता है। उसे तो लगता है उसके पिताजी ने उसे साइकिल नहीं हवाई जहाज ला कर दिया है। सेकेंडरी की परीक्षा आज का ही परिणाम आया है। वह अपने स्कूल में अव्वल आया है। अच्छे अंक प्राप्त किया था। आज वह बहुत ही खुश है। खुश क्यों न हो, उसके सपनों को अब नया उड़ान मिलने वाला है। पिताजी ने कहा कि शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देंगे और एक नया स्कूटर भी दिलवा देंगे। राज प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो शहर का सबसे अच्छा कॉलेज है, साइंस विभाग में उसका दाखिला हो जाता है। उसके उड़ान को और गति मिली। कुशाग्र बुद्धि का तो था ही। देखते ही देखते इंटर की परीक्षा भी पास कर गया। उसकी चाहत थी एरोमेटिक इंजीनियर बनने की। पहले ही प्रयास में उसका दाखिला IIT रुड़की में हो गया। सभी सेमेस्टर में वह टॉप किया। उसका चयन भारत के प्रसिद्ध रक्षा संस्थान सेल में हो गया। अब उसकी ज़िंदगी वायुसेना के भिन्न भिन्न प्रकार के विभागों में गुजरने लगा। कभी कभी सैनिक विभाग में भी उड़ता, पर वह संतुष्ट नहीं है। उसे बार बार याद आते वो गुजरे दिन। बार बार वो खो जाता है अपने अतीत में। उसे याद आता है गुल्ली को उड़ाना और दोस्तों के बीच अपनी शान बघारना। उसे कुरेदते हैं शाम का वह समय, जब वह छत से पतंग उड़ाता। दूर, बहुत दूर तक उसकी पतंग हवा में कलाबाजियाँ करती, दूसरे के पतंग पर प्रहार कर काट देता और फिर उस पतंग को अपनी पतंग में फांस कर अपने पास ले आता। उस क्षण का विजय मुस्कान उसे बार बार याद आती है। कभी कभार जब वह अवकाश लेकर अपने गांव जाता तो गांव के बच्चों को गुल्ली डंडा का खेल खेलते देखता तो घंटों खड़ा हो बच्चों को देखते रहता और ढूंढता है अपने बचपन को। और उदास हो थके पांव वह बोझिल पग वापस अपने घर आ जाता। उसके माँ पिताजी बार बार उससे पूछते, बेटा क्या बात है, तू उदास क्यों रहता है? वह क्या कहता? वह चाहता है उसका बचपन फिर से आ जाए। एक बार फिर वह ख्वाब की दुनिया में एक और लंबी उड़ान भरे। इस बार रामू 2 महीने का अवकाश लेकर आया। इसको 2 महीने में अपने सभी रिश्तेदारों यहाँ घूमता रहा। उसके संगी साथी और सभी रिश्तेदार उस पूछते, बता शादी कब करेगा, कब हम लोगों को दावत देगा। जब दूर के गांव के उसके बचपन के साथी रतन को पता चला कि गांव आया हुआ है, वह उससे मिलने आ पहुंचा। दोनों दोस्त बहुत देर तक बचपन की यादों में खो गए। कुछ इधर उधर के बातें हुई और गर्व से रतन ने बोला, यार हो तो वैसा जो शहर में जाने के बाद भी नहीं बदला। बात बात में रतन ने बताया कि तुम्हारे ही दफ्तर में मेरी फुफेरी बहन सुनीता ज्वाइन की है। बचपन में उसके सर से फूफा जी का साया उठ गया। बुआ ने बहुत ही जतन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह अपने मेहनत के बल वहाँ तक पहुँची है। आज हम सभी को उस पर नाज है। रामू रतन की बात को ध्यान से सुनते सुनते एक दूसरी ही दुनिया में खो गया। उसकी आंखों के सामने सुनीता की तस्वीर घूमने लगी। जब दोस्त ने देखा अचानक रामू कहीं खो गया है तो उसे जगाया और कहा, दोस्त अब चलता हूँ,
शाम ढलने वाली है, घर पर तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। समय से नहीं जाऊंगा तो सारे दुकान बंद हो जाएंगे और बिना हरी सब्जी के ही खाना खाना पड़ेगा। इधर रामू 3 महीने बाद आज दफ्तर आया था। दफ्तर में उसे काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। बार बार उसे रतन की बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों के सामने सुनीता की छवि नाचने लग रही थी। अचानक उसके कान में मीठी आवाज़ गूंजती है, रामू क्या बात है, आज चुपचाप बैठे हो। आवाज़ उसकी नई बॉस सुनीता की थी। वह उसके कार्य के प्रति समर्पण से सदैव खुश रहती थी। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। सच कहा जाए तो उसके सादगी पर वह मोहित थी, पर उसे अपना प्रेम का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज वह हिम्मत जुटाकर बोली, रामू आज मुझे भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, चलो उठो, कहीं चलते हैं, कहीं एकांत में बैठकर कुछ बातें करेंगे। रामू अपने बॉस के आदेश के ठुकरा नहीं सका। वह सुनीता के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों ऑफिस के कैंटीन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ कुछ इधर उधर की बातें की। फिर वहाँ से निकल पास के लॉन में एक एकांत जगह पर जाकर बैठ गए। सुनीता ने रामू से बताया, मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और एक बूढ़ी माँ। माँ बताती है कि जब मैं 3 वर्ष की थी, एक सड़क दुर्घटना में पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के बाद जीपीएफ और गिरजी में प्राप्त पैसे से माँ ने मुझे शिक्षा दिया और पेंशन के पैसे से घर का काम होता। माँ ने हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और वह यह है अपने लिए एक जोग वर की तलाश करने की। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम्हें यदि मैं पसंद हूँ तो कहो, मैं तुम्हारे पिताजी से इस विषय पर बात करूँ। डरो मत, उनकी स्वीकृति के बाद ही विवाह होगा। सुनकर रामू को ऐसा लगा मानो उसके पास खुद चलते हुए एक परी आ गई। सुनीता के प्रस्ताव को वह ठुकरा नहीं सका और हाँ में सर हिला दिया। उसके माँ पिताजी अब बूढ़े हो गए। हाँ, अब बराबर बीमार रहती है। अभी कुछ ही दिन पहले गांव से वह माँ और पिताजी को ले आया है। अब वे लोग भी साथ में रहेंगे। एक रात उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तू एक अच्छे जगह पर काम करता है, ब्याह के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, कुछ लड़कियों के फोटो भी साथ ले आई हूँ, यदि कहे तो दिखाऊं। उसे समझ में नहीं आ रहा था माँ से क्या कहे। इधर सुनीता बार बार उससे घर का पता पूछ रही थी। वह चाह रही थी रामू के पिताजी एक बार विवाह के लिए बात करें। आखिरकार रामू के घर का पता सुनीता को दे दिया। रविवार का दिन था। रामू के पिताजी शाम में प्रतिदिन की तरह लॉन में कुर्सी पर बैठे थे। अचानक कॉलबेल बजती है। पिताजी बाहर दरवाज़ा खोलते हैं। सामने साड़ी पहनी लंबी डील डॉल वाली एक महिला को देखते हैं। कुछ पूछने से पहले ही महिला पूछती है, क्या रामू जी का घर यही है? रामू के पिता, जी हाँ बेटा, रामू का ही घर है, मैं उसका पिता हूँ। आओ, दरवाज़ा बंद करते हुए आगे बढ़ते हैं। गेस्ट रूम में महिला को बैठकर स्वयं बैठ रामू को आवाज़ देते हुए कहते हैं, बेटा बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आई हैं। रामू ने जैसे ही उसके कदम रुक गए, आवाज़ बंद हो गई। इधर सुनीता अपना परिचय देते हुए अपनी कहानी सुना देती है और आने का उद्देश्य भी बताती है। सुनीता का आत्मविश्वास, बोलने की शैली, पहनावा देख वह मन ही मन उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तभी सुनीता कहती है, चाचा जी, माँ ने मुझे भारतीय संस्थान दिया है जिसे मैं निभाती हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी, दफ्तर के नियम और मर्यादा का पालन करते हुए आधुनिक लिबास भी पहनती हूँ, पर केवल दफ्तर में ही। सुनीता की सत्यवादिता ने रामू के पिताजी पर अमिट छाप छोड़ी। वो रामू को एक बार और आवाज़ दिया और कहा, माँ को भी बाहर ले आ। पिताजी आवाज़ में मिठास भरी थी। कुछ ही पल में रामू माँ को सहारा देकर बाहर लाया और पिताजी के पास वाले सोफे पर बैठा। वह भी माँ के बगल में बैठ गया। पिताजी माँ को सारी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, भाग्यवान, सुनीता को मैं बहू मान लिया है।
अब यह इस घर की बहू है और सुन रामू, तू ना नुकुर नहीं करेगा। रामू को पिताजी ने आदेश दिया, जा बाजार से एक खूबसूरत साड़ी, 5 तरह का मिठाई और कुछ फल ले आ। बहू को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। रामू बाजार से कहे अनुसार सब कुछ ले आया। हाँ, सुनीता को भीतर भगवान के मंदिर के पास ले जाती है, ललाट पर सिंदूर का टीका लगाती है, आंचल में मिठाई और फल देकर आशीर्वाद देती है। पिताजी कहते हैं, बेटी अपनी माँ से कहना पंडित जी से जल्दी कोई मुहूर्त निकलवा कर हमें बताएं। और सुनो, विवाह में कुछ भी खर्च नहीं करना है, यह एक आदर्श विवाह होगा। और कहना विवाह के बाद वो भी यहीं रहेंगी। अपना फ़ोन नंबर देते हुए वो लोग सुनीता को विदा करते हैं। सुनीता, रामू के पिता पंडित जी और माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे हैं। और रामू जिंदगी की लंबी उड़ान की तैयारी में मशगूल हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है। अब रामू और सुनीता हमेशा हमेशा के लिए प्रणय बंधन में बंध जाते हैं। सच कहूँ तो यही प्रस्ताव में उड़ान है, जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान। धन्यवाद।